जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे थे कि कई माता से जुड़े प्रसंगों को लेकर, और आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम के कई माता के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देरी किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद खास मेहमान का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत कर लें। नमस्कार सर, जय सिया राम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे थे केकई माता के बारे में, और केकई माता का विषय इतना बड़ा है कि उसे एक या दो कार्यक्रम में समेट पाना मुश्किल था। तो ऐसे में आज इस कार्यक्रम में हम केकई माता के बारे में ही चर्चा करेंगे, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सुंदर, उसी पर चर्चा करते हैं जी। हमारा चर्चा ये चल रही थी कि जो माता केकई हैं उनकी रणनीति और वो सब चीज़ों को समझने के लिए उनकी जुड़ी हुई जो घटना है उनके बारे में हमारा चर्चा चल रही थी। हमारा उस पुराने चर्चा में यहाँ से चल रहा था कि जो उनके भाई युधाजित हैं उनके लिए जो प्रस्ताव उधर महाराजा सलभ देश के राजा वीर सेन की पुत्री ऐश्वर्या का जो प्रस्ताव आया था उसकी तैयारियां की बात थी। तो उसकी तैयारियों में ये था कि उनका ध्यान बदस्तूर इस पर पूरा रहता था केकई माता का कि कभी भी कोई भी जो भी आक्रमणकारी हैं, जो आपके शत्रु हैं, उनसे हमें निश्चिंत नहीं रहना चाहिए। वो अवसरों की तलाश जारी रखते हैं। कहीं भी कोई अगर आपके यहाँ अवसर है तो ऐसा नहीं है हम उससे निश्चिंत होकर केवल उसी खुशी में खोए रहें। तो उनका ये बार बार आपस में जब भी किसी तरह की योजना बनती तो इसी पर वो प्रकाश डालती थी। नहीं, सावधानी हमें रखनी है। अगर कहीं भी कोई आयोजन हो रहा है उसमें हमारे मेहमान आएंगे ही, ना तो उनको मिलने से रोका जा सकता है और ना ही उनकी तलाशी ली जा सकती है, लेकिन हम अपनी व्यवस्था को इस तरह से कर सकते हैं जिससे कि व्यवस्था हमारी सुदृढ़ रहे। तो उसी व्यवस्था को करने के लिए वो इस तरह से करती हैं कि कौन व्यक्ति वहाँ पर उत्सव में कहाँ बैठेगा, उसके पास में कौन सा संरक्षक, कौन सा रक्षिका, कौन सी कैसे कहाँ बैठने का रहेगा, उस पूरे को इवन देन वो इसका भी ध्यान रखती है। सुरक्षा कवच एक तरह से जिसे हम आज कहते हैं ना ब्लड प्रूफ जैकेट, तो सुरक्षा कवच भी प्रॉपर पहना जाए और उत्सव के हिसाब से भी वस्त्र आभूषण पहने जाएँ। उसमें उनका पूरा ध्यान रहता है। महर्षि उनके संकर्षण जो गुरु हैं वो भी वहाँ होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं पुत्री, मेरी इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं धार्मिक हूँ, मुझे इसकी आवश्यकता ऐसी नहीं है। वो ऐसा करके उसको नहीं मानते हैं। अब जैसा कि होता है वहाँ सब उत्सव की तैयारियाँ चल रही होती हैं, लोग आते हैं, मिलते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, जिसका जैसे वो सब अपना अपना यथायोग करते हैं। जब वहाँ पर आते हैं तो वहाँ ये देखा कि 4 व्यक्ति आ रहे हैं, 2 महिला और 2 पुरुष। तो वो जैसे पैर न छूने के लिए जब झुकेंगे तो उन्होंने देखा कि 2 व्यक्तियों ने आपस में निगाह मिलाई है। तो उनके जितने रक्षक दलपति वगैरह उनका जो प्रमुख था वो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, बहुत ज़्यादा वो थे। तो उन्होंने देखा भाई कोई वजह क्या है, क्योंकि प्राय क्या होता है जब व्यक्ति अगर आपस में कहीं किसी तरह से आंखों ही आंखों में वो कुछ न कुछ कहना चाह रहा है, और जब आप किसी के सम्मान में और उसमें आते तो वहाँ तो कहने की बात ही नहीं है, आप तो उसके लिए आए हुए हैं। तो उन्हें डाउट हुआ है और वो वहीं से अलर्ट हुए हैं। जैसे वो उसमें हुए तो उन्होंने क्या देखा कि जब तक वो कुछ और कहें कि एक व्यक्ति ने नीचे जेब में जैसे कुछ निकालने के लिए हाथ डाला और वहाँ से चाकू निकाल के उसने उछाला है। तुरंत जैसे ही उसने जेब में हाथ डालने के लिए तो जो उनका दलपति है उसने कहा सावधान। जब वो उनके अंगरक्षक या वो थे, जब तक वो इस स्थिति में आते उसने जो महर्षि संकर्षण थे उनके ऊपर आक्रमण कर दिया था। हुआ क्या कि वो लोग भी कहना चाहिए ना, किसी को हमें कम नहीं मानना है, क्योंकि वो भी पूरी उसी तरह से अध्ययन स्थिति परिस्थिति को कर रहे हैं। उन्हें भी पता है कि महर्षि संकर्षण ही बिना सुरक्षा कवच के हैं। तो जब तक जैसे उसने उछाला है तो उसको पकड़ने की कोशिश की, तब तक वो चाकू उनके कंधे पे थोड़ा सा लग जाता है।
लेकिन सब लोगों ने ये देखा कि उन स्थितियों में भी बिल्कुल महारानी अपनी उस स्थिति में है कि उनका मनोबल नहीं डिगा है, कहीं किसी चीज़ के उनका मन दृढ़ निश्चयात्मक है, और उन्होंने उसको बहुत साधारण सी उसको लेके जन आक्रोश को उद्बोधन किया कि नहीं नहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ। और उन स्थिति परिस्थिति के हिसाब से, क्योंकि कार्यक्रम घर का है, कार्यक्रम भी उसको उस सबको भी बनाना है, किसी भी उसको ऐसा नहीं है कि आप अपने कार्यक्रम को एक तरफ करके और दूसरे को वो करेंगे। तो उन्होंने तुरंत स्थिति को नियंत्रित किया, नियंत्रित करके महर्षि को उसके उपचार के लिए गए हैं, और वहाँ की जिस तरह से होनी चाहिए उन्होंने तुरंत लोगों को सांत्वना दी, और उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने अंगरक्षकों को ये कहा है कि नहीं, हमें इनको जीवित पकड़ना है। जो लोग हैं, ऐसा नहीं है कि, और ये आज भी देखा जाता है, कहीं भी कोई षड्यंत्र होता है, आतंकवादी होता है, पहला प्रयास ये होता है उनको जीवित पकड़ा जाए, क्योंकि आतंक को ख़त्म करने के लिए उसके सुराग पर जाना आवश्यक है, उसके स्रोत पर जाना आवश्यक है, और उसके लिए वही व्यक्ति एक माध्यम होता है। क्या होता है उस समय उसको ख़त्म करना मुश्किल नहीं है, वो तो बहुत आसान काम है, लेकिन जब किसी उसके सुराग पे जाना है तो उसको जीवित रहना बहुत आवश्यक होता है। जब वहाँ वो इस तरह से वो चारों को घेरा बना के करते हैं तो एक पब्लिक में भी आक्रोश होता है, लेकिन वो इस आक्रोश को, उसका सकारात्मक ये होता है कि जन जन का आदमी की भावनाएं जुड़ जाती हैं, लेकिन उस सकारात्मक में उनको ये भी ध्यान रखना है कि उत्सव हमारा चल रहा है कि इतना भी नहीं हो कि जन आक्रोश उसमें भड़क जाए। तो उसको शांत करने के लिए वो बराबर उसका ध्यान रखती हैं और उनको शांत करती हैं, कहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब सामान्य है, और आप लोगों के होते हुए कहीं वैसा नहीं है, क्योंकि उनका हर समय एक प्रयास रहता है कि जन जन को कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि कोई भी राष्ट्र जब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक जन जन मजबूत नहीं होगा। ऐसा कहते हैं ना कि अगर समुद्र भी हर बूंद बूंद से मिलके बनता है, अगर हर बूंद विषैली हो जाए तो समुद्र कैसे अमृत वाला हो सकता है। उसी तरीके से उनका ये प्रयास रहता है कि हर उद्बोधन में कब कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है उसको रखा जाए। उन्होंने उस समय की वहाँ की जो आवश्यक उत्सव की कार्रवाइयाँ हैं उनको चलवाया है। उसके बाद उन्होंने उन अपने अंगरक्षकों को कहा था उन चारों को गिरफ्तार किया जाए। फिर उसके बाद उन्होंने इधर महर्षि से पहले उनको अंगरक्षकों से जानकारी ये की कि वो जो व्यक्ति पकड़े गए उनका क्या पुराना इतिहास है, कैसे हैं। जब उनकी जानकारी से ये हासिल हुआ कि ये लोग किरात के नहीं है, किरात वाले लोगों ने इनको, जो यहाँ के साधारण लोग हैं उन्हीं में से वो किया है। क्या किया, उन चारों को अलग अलग, वो व्यक्तियों का आपस में कोई संबंध नहीं है। उन्होंने क्या किया, जो महिला हैं उनके 2 महिला थी, उसमें 2 पुरुष, तो जो महिलाएं हैं उनके पतियों का अपहरण कर दिया और उनको ये चेतावनी दे दी थी अगर तुमने नहीं कुछ ऐसा किया तो तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार को वो हो जाएगा। तो होता क्या कि सब जानते हैं कि जब व्यक्तिगत परिवार पे आती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का झुकाव बदल जाता है। कितना भी कुछ हो, वो कहीं ना कहीं जिससे हम प्रत्यक्ष जुड़े होते हैं उसको महत्व दे जाते हैं। इसी तरह से जब उन्होंने पुरुषों की बात आती है तो उनसे भी पूछा तो उन्होंने ये देखा कि जो पुरुष हैं उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, एक पुत्र की उन्हीं के सामने तलवार से हत्या कर दी, तो इस तरह से उनको मजबूर किया गया। होता क्या है ना कि एक रणनीति होती है उन लोगों की कि ऐसा करना क्यों पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं ये ऐसे विषय हैं कि इनको हम बाज़ार से खरीद के नहीं ला सकते। जिन लोगों से हमने चर्चा की और उनको तैयार नहीं किया तो ये क्या करें, इंसान तो बैठेंगे नहीं। ये कहीं ना कहीं हमारे सुराग को, जब क्योंकि जिससे हमारी बात हुई है उसी से सहमत होना पड़ेगा। अगर इनको हम मान लो ये सोच के छोड़ दें तो नहीं होगा। इसी तरह से उनका एक रणनीति का ही ये हिस्सा था कि उन्होंने वहाँ के जो लोकल हैं जन सामान्य नागरिकों में से ही चुना, क्योंकि उससे एक तो संदेह कम होता है, दूसरा क्या होता है कि हो सकता है आपस में ही जन आक्रोश भड़क जाए। उनका मानना ये होता है भी किसी न किसी तरह से इनको आपस में बांटा जाए, कोई ना कोई इनके फेवर में हो सकता है, कोई उसमें हो, मतलब हमारे पास तो खोने को कुछ नहीं है। किसी भी तरह की हानि होगी, जन हानि होगी, कुछ भी होगी, विघटन होगा, इन्हीं का होगा, हमारे पास कुछ नहीं है। तो उनको जब ये पता लगा कि वास्तव में वो व्यक्ति इतने दोषी नहीं है, उनका आशय नहीं है, उनको तो वो किया गया है,
बल्कि उसमें से एक व्यक्ति ने कहा कि मेरी तो ऐसी बिल्कुल मंशा ही नहीं थी, इसी वजह से जो चाकू निकाल के मैंने जानबूझ के ऐसे उछाला कि जिससे कि दिख जाए। उसका उद्देश्य ये था कि भाई काम तो उन्हें करना पड़ेगा, मजबूरी। जिसने उनके ऊपर दबाव दिया है वो ऐसा नहीं है कि उनको इग्नोर कर दें या उसको नज़रअंदाज कर दें। उसी श्रृंखला में जब वो ये देखते हैं कि ऐसा है तो फिर उनको ये किया जाता है भी इनको अभी छोड़ा नहीं जाए और इनको संरक्षण में रखा जाए। भले ये दोषी नहीं है, लेकिन इनकी जान को भी खतरा हो सकता है, तुरंत छोड़ दिया जाता है। तो होता क्या है कि हर पहलू पे ये नज़र बहुत ज़रूरी होती है कि किसको कब कैसे करना है। इसी तरह से जब उन्हें एक तरफ ये होता है, एक तरफ उत्सव की कार्रवाई हो जाती है, तुरंत अपने महर्षि संकर्षण का ध्यान आता है। वो उनके पास जाती हैं और उनसे वहाँ वो बराबर कहती हैं कि महर्षि देखो क्या हुआ। उनसे वो इमोशनली होती हैं, गुरुजी आपके साथ ऐसा हुआ। वो उनसे चर्चा करते हैं, कोई नहीं, ये तो सबका अपना अपना प्रारब्ध है, किस किस का कर्म को किस किस तरह से क्रियान्वयन होना है ये कोई नहीं जानता, समय आने पे ही सबको करना पड़ता है। ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें तुम्हें ही करना कि मुझे ही करना, सबका अपना अपना एक अलग योगदान बराबर रहता है, उसी के हिसाब से उसको करना होता है। हाँ, मैं यहाँ पर ये भी साथ साथ बताना चाहता हूँ कि अभी हम लोग जब उत्सव से पहले जो बात कर रहे थे तो उस समय ये बात हुई थी कि उत्सव से पहले कि दोनों देशों में एक ये तय किया था कि जो एक बांध बनाने की और उसकी संधि की बात थी। अब होता क्या है, जब दोनों देश मिल रहे हैं, क्योंकि वो सलव देश है और इधर ये केके देश है, केके देश को यहाँ पे केके इनके भाई युधाजित प्रतिनिधि के रूप में कर रहे हैं। उधर वहाँ सलव देश के जो महाराज वीरसेन हैं वो हैं, जिनकी पुत्री ऐश्वर्या के विवाह की बात हम कर रहे थे। अब होता क्या है कि ये निश्चित है जब दो देश मिलेंगे बांध और उसकी चर्चा करेंगे तो उससे किसी न किसी को हर हालत में लाभ होता है तो हानि होती है। ये एक सिद्धांत है, लाभ हानि एक शब्द मिला हुआ है। जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी ना कि ज़मीन की कोई भी लंबाई चौड़ाई 1 इंच नहीं घटा बढ़ा सकता। यदि किसी की बड़ी है तो किसी की घटेगी। उसी तरह से एक लाभ हानि का भी एक नियम है कि अगर किसी को लाभ हो रहा है तो किसी न किसी को हानि भी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आर्थिक दृष्टि से कि सबको बराबर हो जाए। उसी में क्या हुआ कि जब उन लोगों ने संधि की है, संधि की में जो नियम बनाए तो वो इसी तरह के बनाए गए कि जिससे नूह प्रदेश प्रभावित हो रहा था। जिस क्षेत्रों पर उनका अधिकार था, जिस व्यापार पर उनका अधिकार था, उनको एक तरह से प्रतिबंधित किया गया था। उनको कुछ समय दिया गया था, इतने समय में वो इसको छोड़ दें, खाली कर दें, जिससे कि वो उनका रहा। तो निश्चित रूप से उनकी प्रतिक्रिया आनी स्वाभाविक है। जैसा हमने पहले भी कहा कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हर प्रतिक्रिया की कोई ना कोई क्रिया रही होती है। तो उसी श्रृंखला में जब ये बात वहाँ होती है तो नूह वाले लोगों को अपना अंदर ही अंदर वो भी सारी तैयारी कर रहे होते हैं। इधर जैसा हमने माना कि भाई महारानी केकई शुरू से बड़ी रणनीतिकार है, हर पहलू पर उनका बराबर विचार रहता है। तो उसी वजह से उनका ये मानना है कि भाई अब दो देश हम जुड़ गए हैं, इन दो देशों को आगे समन्वय के साथ आगे बढ़ेंगे कैसे। अर्थात ऐसा नहीं लगे किसी को ऐसा लगे कि भाई हमारा प्रतिनिधित्व कौन और कैसे। तो एक आपस में सामंजस्य ये बिठाया गया कि दोनों देशों का जो सेना होगी उसका प्रतिनिधित्व युधाजित करेंगे। जो उनके भाई हैं उसकी अब दोनों कारण हो जाते हैं। एक तरह से वो केकई प्रदेश के तो राजकुमार हैं ही, प्लस वहाँ के होने वाले वो भी हैं दामाद, तो उसकी वजह से कहीं किसी को इसमें वो नहीं है। अब ये आती भाई जो केकई महारानी है वो एक तरह से उनके सलाहकार के रूप में रहेंगी। तो होता क्या कि वो रूपरेखा एक तरफ चलती रहती है, हमें कैसे चीज़ों को अंजाम देना है। इधर क्योंकि जो बांध वाली प्रक्रिया है, उस बांध वाली प्रक्रिया के लिए भी जो वहाँ पर सामग्री आवश्यक है वो भी पहुँच गई होती है। जब वहाँ से भी लोगों को प्रभावित हो रहा होता है तो नूह प्रदेश निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं अंदर खाने इस स्थिति में आ जाता है कि उसे नुकसान होना ही है। तो उसके पास भी अंतर्द्वंद इतना चल रहा होता है कि वो ये चाहते हैं अब इसका समाधान निकलना चाहिए। इधर ये महारानी केकई बराबर इस चीज़ पे ये निगाह रखी। उन्होंने साथ में जो अन्य तैयारियां थी, चाहे वो आग्नेय अस्त्र की हैं, वायु अस्त्र की हैं, जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी, उन्होंने बाणों के अपडेट होने में, उनको भी वो करने में कि भाई किस तरह से उसको बेहतर कर सकते हैं, उनका वजन हल्का हो जाए,
उनकी जो आगे एक पॉइंट की जगह पर 3 पॉइंट त्रिशूल टाइप का हो जाए कि जो ज़्यादा घातक हो सकता है, हर उस पर उनका चिंतन मनन अध्ययन रहता था, भाई क्या बेहतर हो सकता है, जिसकी वजह से उनका उधर भी वो सारे कार्यशालाओं में काम चल रहा है, उधर उनमें चल रहा है, जो भी उनकी प्रणाली है कि भाई इसमें ये सुधार आवश्यक है वो चलता है। जैसा कि हमने अभी बताया कि नूह प्रदेश में अभी वहाँ वो हो रहा होता है आपस में अंतर्द्वंद, तो उसकी तैयारी में अब ये लोग भी इस बात को तैयार करते हैं कि अगर युद्ध होना ही है तो उसको क्रियान्वयन करने के लिए सारी रूपरेखा होनी चाहिए। क्या होता है कि जैसा बहुत पहले बताया गया कि भाई ये सब पहाड़ी प्रदेश वहाँ है, तो उनकी स्थिति रणनीति भी पहाड़ के हिसाब से बनती हैं, क्योंकि पहाड़ों में मैदान नहीं होते बड़े। पहाड़ों में क्या होता है, कहीं गुफा होगी, कहीं पहाड़ होगा, कहीं पहाड़ी नदी होंगी, तो उसी हिसाब से उनकी रणनीति उनको जानना होता है, उसके हिसाब से करना होता है। तो उन्होंने उसको क्या किया, भी इस तरह से 3 दल अलग अलग बनाए हैं। एक में उन्होंने कैकेयी महारानी ने अपने साथ एक दल बनाया जिसका प्रतिनिधित्व वो करेंगी, एक को उनके भाई युधाजीत को साथ प्रतिनिधित्व बनाया, और एक उन्होंने महाराजा वीरसेन के जो पुत्र चंद्रसेन हैं उनके साथ बनाया, और चंद्रसेन के साथ में एक सूरसेन उनके ही रिश्तेदार और करीबी उनके सेनापति थे, उनके साथ उन्होंने उसी प्रणाली में उसे मानते हुए भाई कैसे घिरना है, तो वो एक खनन क्षेत्र गुफा की तरफ होता है, वहाँ वो अपना निर्धारण करती हैं। उसमें उन्होंने ये पता किया भाई कितनी दूरी है, उस दूरी के हिसाब से वो उसको जाती हैं, और वो ये प्रयास करती है कि हम रात में पहुंच जाएं, जिसका उद्देश्य ये होता है कि लोगों को कम से कम जानकारियां मिले और कम से कम उन्हें अवसर मिले और कम से कम समय मिले। जब वो वहाँ उस तरह ऐसी स्थिति में पहुंच जाती हैं, तो एक तो उनका हर चीज़ का अब यहाँ से ना युद्ध की रणनीति में एक संकेतात्मक चीज़ें शुरू हो जाती हैं। क्या होता है, जब हम किसी से वार्ता कर रहे होते हैं ना, तो एक अलग वातावरण होता है, और युद्ध में कर रहे होते हैं तो युद्ध इतनी जोर शोर से रणनीति नहीं तय होती है। तो उनके वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं अब वो संकेतात्मक होंगी। जैसे अब वो जिस गुफा में स्थान ले रहे हैं, तो क्या हुआ कि उसमें एक उनका जो सेनापति है उसने ध्वनि से संकेत दिया कि हम प्रवेश कर रहे हैं। उसके प्रत्युत्तर में दूसरी तरफ से कैकेयी महारानी भी प्रत्युत्तर में एक संकेत ध्वनि में देती है कि भाई हाँ सब लोग व्यवस्थित हो गए हैं। तो होता क्या है ना, उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आप किस दृष्टि पर कैसे कैसे ध्यान दे रहे हैं। ऐसा नहीं है केवल चीज़ें हुई चलो शुरू करो, क्योंकि आप ये मान लें जीवन की किसी भी श्रृंखला में कोई भी कड़ी कमज़ोर होते ही सारी श्रृंखला अपने आप में अधूरी हो जाती है। क्योंकि जितने भी युद्ध हैं वो केवल साजो सामान से नहीं लड़े जाते, वो आपके कहीं ना कहीं योजनाबद्ध तरीके से ले जाते हैं, और किसी भी योजना में यदि कहीं भी कमी रह जाती है तो पूरी अधूरी है। उसी तरीके से जब उस पर बात करती हैं तो फिर उन्होंने ये निर्धारण किया है भी कैसे हमें क्या करना है। जैसे उन्होंने सबसे पहले एक नीली बत्ती का संकेत दिया, एक मतलब बाण छोड़ा जिससे रोशनी नीली हुई। इसका आश्चर्य क्या हुआ, तैयार हो जाइए आक्रमण करने के लिए। फिर उन्होंने लाल रोशनी का बाण छोड़ा, इसका मतलब आक्रमण शुरू किया जाए। तो अब ये देखिए ना कि हर चीज़ को, क्योंकि सबको कैसे बांधना है आपको, होगा कि आप किसी को पता नहीं, आप हल्ला मचा के तो पता नहीं, सबको नहीं पता किसके दूत किसके गुप्तचर आपके आसपास हो सकता है, आप में ही कोई गुप्तचर उनका हो, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी सामान्य है कि एक दूसरे में गुप्तचरों को भेजना होना। तो कम से कम ये हमारा प्रयास रहे कि सब चीज़ें सार्वजनिक भी न हो, लेकिन सभी को हम सामंजस्य भी करें। तो उस तरह से जब वो वहाँ से आक्रमण के लिए लाल रोशनी का बाण छोड़ने का संकेत होता है, तब वो एक वहाँ से आक्रमण करते हैं। जब आक्रमण वो वहाँ करते हैं तो उनको प्रतिफल मिलता है और एकदम लोगों को वहाँ वो उसमें सफलता मिलती है। लेकिन क्या होता है, उनके बराबर ये ध्यान है कि ऐसा नहीं है कि हम ये मान लें हम ही है। उनको लगता है तो बराबर में कोई पहाड़ी कहीं ऐसा नहीं हो उस पर किसी के प्रक्षेपास्त्र हों, वो वहाँ से कुछ हो, उसकी तरफ वो बराबर जब सावधान रहती हैं। तो देखिए थोड़ी देर बाद वहाँ से भी कुछ ऐसा लगा आया, आक्रमण जब हुआ, लेकिन क्या है कि वो इतने समय में ये लोग सावधान हो जाते हैं और उनका जो निशाना था वो थोड़ा दूरी पे लगा, जिसकी वजह से इनको बराबर ये सफलता मिलती है। और इधर क्या होता है कि दूसरे दल में जिसको चंद्रसेन और वो कर रहे होते हैं, वो अपनी रणनीति से वहाँ पे करते हैं, जिससे उन्हें भी सफलता मिलती है
और इधर जो युधाजीत हैं उनको भी बराबर वहाँ से मिलती है। अंतर सिर्फ क्या होता है कि हर उसकी रणनीति अलग तय की जाती है, क्योंकि जहाँ जब आप गुफा में हैं तो गुफा के हिसाब से होता है, और जब उसमें अगर कहीं जल में है तो जल के हिसाब से होती है, कहीं उस थल का है तो थल के हिसाब से होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक ही गुफा से नहीं है, क्योंकि एक गुफा के बाद निश्चित रूप से नूह इतना बड़ा प्रदेश था कि उसमें अन्य भी संभावनाएं रहती हैं। जब अन्य संभावना रहती हैं तो वो अन्य उसमें जाते हैं तो गुफाओं में भी। अब एक बात ये होती है, कैसे पता पड़ सकता है भी गुफा में अंदर क्या हो, जिस पर तुमने आक्रमण किया ये कैसे पता पड़ेगा भाई कौन की क्षति कितनी हुई है। हो सकता है अभी उसमें और सैनिक हो सकता है नहीं हो, तो उन चीज़ों को विचार करके ये देखते हैं भाई इसके रास्ते क्या हो सकते हैं उसी समय। क्योंकि ये बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि बहुत पहले से विचार करने की नहीं है, उस समय रण क्षेत्र में ये रणनीति तय करने की जरूरत है कि अब क्या होना चाहिए। उसी समय फिर ये विचार किया जाता है कि काम करते हैं, इसी दल में से कुछ लोग आगे से प्रवेश करेंगे, कुछ पीछे से प्रवेश करेंगे, और उसको इस तरह से धीरे धीरे से किया जाए। तो जब वो करते हैं तो उन्हें लगता है गुफा में अंदर कोई इस तरह से उसने लवादा सा पहना हुआ है, और उस पर जब वो आक्रमण करते हैं तो जो उनका नूह का मुख्य वो था गुप्तचर मकालू पर जैसे इन्होंने हुआ तो दूसरी तरफ से एक आवाज़ आती है कि अरे मकालू पे आक्रमण हो गया, वो घायल हो गया है। तो तुरंत रानी कैकेयी को समझ में आता है कि एक उनका गुप्तचर दूसरा सुंगलू था, कि उन्होंने उस आवाज़ को समझते हुए शब्द भेदी बाण का वहाँ पर उपयोग किया, जिससे वो भी वहाँ घायल हो जाता है। तो इस चीज़ से हमें देखनी कि उनकी स्वयं की कौशलता उसकी भी है, केवल योजना और उसकी नहीं है, बस स्वयं इतनी है कि तुरंत उन्होंने उसी समय निर्णय लेके उस बाण चलाया और उसे भी घायल किया। जिसके बाद वहाँ पर जब धीरे धीरे ये देखा जाता है कि काफ़ी लोग इस तरह से जब घायल हो गए, और उसमें भी क्या था जो उनके प्रमुख मकालू और सुंगलू थे, जब वो घायल हो जाते हैं तो एक निश्चित रूप से सेना में थोड़ा सा मनोबल कम हो जाता है। उसी समय में इन्हीं के जो सेना के सेनापति हैं दलपति, वो वहाँ पर ये घोषणा करते हैं कि अभी भी आप लोग विश्वास करिए और आपको जीवित रहना, और आप नहीं चाहते क्षति तो समर्पण करने की उनसे कहा जाता है। धीरे धीरे लोगों को समझ में आता है तो समर्पण वो करना शुरू करते हैं, और उस जगह एक तरह से बाकी सब लोग समर्पण कर देते हैं। जब समर्पण कर देते हैं तो उनको फिर ऐसा वहाँ कोई क्षेत्र वैसा तो है नहीं, तो तुरंत उनको एक तरह से लेना होता है अपने उसमें क्षेत्र में और अपने हिरासत में। तो हिरासत के बाद अब ये होता है कि इनको कैसे करना है, तो वहाँ पर एक ही तरीका बचता है कि एक जो गुफा है उसको अस्थायी कारावास का रूप दिया जाए, और उनको सबको नियंत्रित करने के लिए। क्योंकि ये वो भली बात कहती है कि नहीं, कभी भी ये नहीं कि अभी इसे ये माना जाए, हो सकता है कहीं से कुछ भी अभी भी हो जाए। तो उन चीज़ों को वो बड़े बारीकी से जब ध्यान रखती हैं, तो उनके बाद फिर ये अन्य क्षेत्रों की बात ये आती है, जिसकी अभी हम कर रहे थे अन्य क्षेत्र में युधाजीत। तो वहाँ पर एक चीज़ जो नदी में होता है, जल बोट वगैरह, जलपट्टम एक जगह है, वहाँ के हिसाब से क्या है कि वहाँ पर उनकी रणनीति ये थी कि प्राय जल में जो नाव होंगी वो निश्चित रूप से लकड़ी की होंगी। जब लकड़ी की होंगी तो उनके ऊपर हमें प्रक्षेपास्त्र आग्नेय बाण से उससे वो करना है, आग्नेयास्त्र जैसे, जिससे क्या हुआ लकड़ी जलेगी। उस तरह से जब उनकी लकड़ी जलने से उस पर वो आधिपत्य किया जाता है, और जब उनका आधिपत्य किया जाता है तो वहाँ भी वही कार्रवाई होती है कि भाई उनसे कहा जाता है कि तुम लोग अपना आत्मसमर्पण कर दो, तो तुम इस पर वो करो। उस समय वहाँ भी जब ये आत्मसमर्पण की बात आती है, इसी तरह से वो धीरे धीरे तीसरे स्थान पर भी इसी तरह से किया जाता है। जो आत्मसमर्पण की जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जब आत्मसमर्पण किया जाता है तो आत्मसमर्पण का भी कुछ विधान होता है। जैसे अभी भी जो देश हमारे यहाँ हम देखते हैं जब उनमें युद्ध होता है तो क्या शर्तें होंगी, किस तरह से उसका होगा। तो आत्मसमर्पण के साथ साथ एक वार्ता का रूप होता है भी, क्या शर्तों के साथ होगा कि जिसका नुकसान हुआ है कोई भरपाई होगी, उसके बाद कैसे उसका क्षेत्र उस पर होगा। तो उस सब को भी निर्धारित करने के लिए उस पर रूपरेखा बनाई जाती है। और उसमें क्या होता है, महारानी कैकेयी ये नहीं चाहती उनके कहीं हस्ताक्षर, उनको मान मिलना चाहिए। उनका हमेशा ये रहा है कि
काम हो रहा है तो मेरे को जितना करने का अवसर मिले, लेकिन मान मिले तो कहीं दूसरे को मिले। कभी उन्होंने अपने को मान के लिए नहीं आगे बढ़ाया। जब भी कभी कहीं देखा गया तो उन्होंने उसके लिए बढ़ाया, क्योंकि अब वहाँ जैसे जब, क्योंकि दोनों राष्ट्र, दोनों देशों ने मिलके जब युद्ध किया है, तो वहाँ पर ये बात हुई, जब उनकी विजय हो गई तो सलभ देश का ही पहले झंडा फहरता है। हालांकि फिर ये बात आती है, सलभ देश वालों ने फिर साथ में के देश का भी झंडा वहाँ फहराया है। जब दोनों देशों के झंडे फहर गए, उसके बाद आत्मसमर्पण की जो भी शर्तें हैं वो निर्धारित हुई। जब आत्मसमर्पण की शर्तें निर्धारित हुई, क्योंकि युद्ध जीता जा चुका है और एक तरह से कई देश यहाँ से दूर है, तो वो सलभ देश ही है। तो सलभ देश के महाराजा वीरसेन को बुला के, उनको बुलाने के बाद उन्हीं के हस्ताक्षर, उन्हीं के उससे होता है। लेकिन वहाँ पर भी एक कई का उद्बोधन होता है। वो उद्बोधन उस हिसाब से देती हैं जहाँ जैसे समय की आवश्यकता हो। वो उद्बोधन में बड़ा वो करती हैं, कहती हैं कि भाई ये जो भी युद्ध है ये ईश्वर की उस लीला का उसका उल्लंघन है, जिसने विभीषिका ऐसी है युद्ध वाली कि जिसने सबको जीवित रहने का जो अवसर दिया है उसका उल्लंघन है। तो सबको ये लगता है कि उनका उद्बोधन भी अपने आप में ऐसा कि कहाँ क्या है। तो वो ये स्वयं मानती है कि वास्तव में जीवन सबको जीने का अधिकार है, किसी को किसी का जीवन लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन युद्ध विभीषिका होती ही ऐसी है जिसमें किसी न किसी को तो हर हालत में प्राण गंवाने ही पड़ते हैं। इवन बाद में ऐसा भी होता है कि जब वो बाकायदा वहाँ राष्ट्र में जाके उनका सम्मान और उसकी बात आती है, तो वहाँ बड़ा वो उद्बोधन और अलग तरीके से देती हैं। वो कहती हैं केवल राजकुमार और राजकुमारी होने के नाते ही जय जय हम लोगों की बोली जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें कितने अनेक लोगों ने भी प्राण गंवाए होंगे, और जब अनेक लोगों ने प्राण गंवाए थे, वो क्या किसी के पुत्र पुत्री नहीं थे? वो भी तो किसी के पुत्र पुत्री थे। जब वो थे तो हर हालत में किसी भी राजकुमार राजकुमारी को, किसी भी उसको, किसी जन सामान्य के प्राणों को दांव पर लगा के खुद को दूर रह के सुरक्षित रहने का अधिकार नहीं बनता। ऐसा नहीं, खुद को तो आप युद्ध स्थल से दूर रखें सुरक्षित रहने के लिए, और जन सामान्य के प्राणों को दांव पर लगाते हैं। सर, बहुत ही सुंदर चर्चा आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने की। हालांकि कैकेयी माता का विषय बहुत विस्तार पूर्वक आपने हमें समझाया, लेकिन अभी भी बहुत सारी कड़ियां इसमें बाकी है। तो ऐसे में हमें समय इजाज़त नहीं दे रहा है इस कार्यक्रम में और चर्चा करने के लिए। तो ऐसे में कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।